15 अगस्त का लगभग तैयार भी हो गया था कि देश बंटने वाला है, तो बहुत मनाने पर वो तैयार हुए, लेकिन दुकान को बेचा नहीं उन्होंने। उनको ये पता नहीं था कि ये सीन होने वाला है। हमको ऊंट पर बैठा दिया गया। ऊंट में कब हम सो गए पता नहीं, तो ऊंट में झोला रहता है बना हुआ, उसमें हम गिर गए। जो जीन जो है उसमें हम गिरे हुए। 1-2 दिन कुछ पैदल भी चलना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान गए उस वक्त। ये फितरत केवल उस तरफ थी या दोनों तरफ? दोनों तरफ से हिंदू भी मारे गए। जब देखा कि हो रहा है, इधर से भी लोगों ने काटना शुरू किया था। ट्रेन का जवाब ट्रेन से दिया जाता है कि लो, अगर तुमने भेजा है तो ले भी लो। मैंने अपने सफर में एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश की है, बातें दिल से दिल तक। इस नए प्लेलिस्ट में, मेरे इस नए कार्यक्रम में आप मिलेंगे मशहूर हस्तियों से, जानेंगे उनके बारे में, उनके निजी जिंदगी के बारे में भी, उनके जीवन भर के अनुभवों के बारे में, क्या कुछ उन्होंने समाज को दिया है, समाज से क्या कुछ लिया है, क्या कुछ देना चाहते हैं, क्या हो गया, क्या बाकी रह गया, सब कुछ बातें दिल से दिल तक। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है। आप देख रहे हैं लोक चेतना, और आज दिल से दिल तक के पहले कार्यक्रम में, पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष। और मैं समझता हूं, अगर मेरी निजी राय आप पूछेंगे, तो झारखंड में संविधान को, विधायी प्रक्रिया को, संसदीय प्रक्रिया को, प्रशासन को, अभियंत्रण को, भाषा को, संस्कृति को, संस्कार को, इन तमाम चीजों को सबसे बेहतर तरीके से जानने वाले इंदर सिंह नामधारी जी। स्वागत है नामधारी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और नामधारी जी की यात्रा मैं शुरू करना चाहता हूँ नौशेरा के बालक इंदर से। नौशेरा पाकिस्तान में है। उन दिनों जब अविभाजित हिंदुस्तान हुआ करता था, तो नौशेरा हिंदुस्तान का हिस्सा था। इंदर सिंह नामधारी जी वहाँ पैदा हुए, वहाँ जन्म हुआ इनका, लेकिन परिस्थितियां बदली, देश का विभाजन हुआ और ये आ गए। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे नौशेरा के अनुभवों के बारे में भी, और नौशेरा से भारत की यात्रा, भारत में भी डाल्टनगंज, पलामू की यात्रा, पलामू को ही क्यों चुना इन्होंने, इन सभी बातों पर हम राय लेंगे, हम जानकारी लेंगे नामधारी जी से। नामधारी जी, शुरू करते हैं नौशेरा से। मैं आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपना बचपन याद करने का मौका दिया है। मुझे भी याद आ गया कि बालक के रूप में मैं उस गांव में लगभग 8 साल तक वहाँ रहा था। उसकी बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। और फिर पाकिस्तान का बनना, वहाँ से मुझे बहुत सी बातें हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पिताजी, जैसे उनकी किराना की दुकान थी, बहुत चलती दुकान थी, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में ये लगभग ये फैल गया था कि देश आज़ाद होने वाला है। तो रोज हो रहा था कि 15 अगस्त का लगभग तैयार भी हो गया था कि देश बंटने वाला है, लेकिन मेरे पिताजी का इतना मोह था, अब पता नहीं बाप दादा वहाँ रहे होंगे, छोड़ना नहीं चाहते थे नौशेरा को। तो जब लगभग 1 महीना बाकी रह गया, तब लोगों ने कहा कि यहाँ रहना खतरा नहीं है, खतरा है, यहाँ से आपको चले जाना चाहिए। तो बहुत मनाने पर वो तैयार हुए, लेकिन दुकान को बेचा नहीं उन्होंने कि बिक्री कर दें। उन्होंने दुकान को बंद किया, कहा कि मुझे मालूम है कि 1 हफ्ता में फिर वापस आ जाऊंगा। उनको ये पता नहीं था कि ये सीन होने वाला है। तो बच्चे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो और बड़े भाई हमारे 2 चले आए थे पहले ही। भारत में हल्ला हो रहा था कि इधर जगह खोजो, कहाँ रहना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन पिताजी का मोह था अपने गांव के साथ। तो हम लोग 1 दिन रहे होंगे वहाँ बाहर जाके, गांव में जो भारत की सीमा में था। तब तक उस गांव का, नौशेरा गांव का कोई ना कोई व्यक्ति इनके पास पहुंच गया और कहा कि आप कार न दुकान छोड़ के आए हैं, लोग खोज रहा है आपको, यहाँ खतरा है कोई आपको, आप चलिए। और इनको फिर वो मोह आ गया, बिखरी आ रहे हैं, गाहक जा रहे हैं वापस। तो इन्होंने कहा कि
हम चलते हैं तो उनका मामा, मैंने पिताजी का मामा वो भी था उस परिवार में, तो उसने मना किया कि देखो लोग भाग रहे हैं, अब तुम आके और वापस मत जाओ। कहा कि नहीं, आए हुए हैं सज्जन, कहने कि हम लोग दुकान में माल खरीदने के लिए बाहर खड़े हैं, और ले गई। और वहां जाने पर जो भारी भीड़ इकट्ठी हुई, उसके तेवर बदले हुए थे। अब तरह तरह की बातें होने लगी, तो पिताजी को और उनके मामा ने कहा कि वे बिगड़ गए इस पर, कहा कि तुमको मना करते थे, तुम तो जान ट्रैप था, ट्रैक, हाँ तुम माने नहीं किसी की बात, तो कहते हैं कि अब किसी तरह से निकल चलो। अब हल्ला कुछ, फिर से नारेबाजी भी होने लगी, और ये अकेले मामा और भगीना दोनों। तब इसी बीच में छोटा दरोगा था जिसका आना जाना था दुकान में, उनको हुआ तो उनका भाई दरोगा जी, थानेदार जी, हमको थोड़ा बाहर निकाल दीजिए अपने सीमा तक, यहाँ थोड़ा देखते हैं कि अब नारेबाजी होने लगी है और कल थोड़ी देर में क्या तेवर आएंगे। तो उसने भी थोड़ा डांट डपट के इनको, गन्ने के खेत थे केतारी के, उसमें से जाते हुए वहां से 4-5 किलो की मील से ज्यादा नहीं गए थे सीमा, जाकर कहा कि अब आप लोग जाइए, तो संजोग था, नहीं तो भीड़ किसी भी समय हिंसक हो सकती थी। मतलब विभाजन, अब मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि हमने 100 रुपया दरोगा को दिया उस समय जमाने का। जी जी, काफी अभी के समय के हिसाब से तो काफी बड़ी रकम रही होगी। लेकिन मैं यहाँ ये समझना चाहता हूँ दो चीज। एक, आपके पिताजी वहां से लौटे, केवल दुकान में ताला लगाकर बेचा नहीं, किसी को दिया नहीं, मतलब वो, और ये सोच कर कि हफ्ते 2 हफ्ते में फिर आकर दुकान खोलेंगे, सामान बेचेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं अपने साथ एक उम्मीद लेकर आए थे। एकदम उम्मीद। वो उम्मीद आप जैसे जो उनके बच्चे थे उन बच्चों को भी दी होगी। दूसरा, उस जो धोखा आप कह सकते हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र कि पहले बुला के और उसके बाद इस तरह की कोशिश करना, तो एक तो वो उम्मीद खाती के तौर पर आप लोगों के पास रही, कितने दिनों तक रही वो उम्मीद, या फौरन ही आप लोगों ने उम्मीद पिताजी को तो काफी लंबे समय तक रही, क्योंकि वो पूरे दुकानदार थे। जी जी। लेकिन बेटे भी जवान हो चुके थे, तो अब और लोग खोज रहे थे कि हमारे, क्योंकि इतनी मार काट हो रही थी, गाड़ियों की गाड़ी इधर से उधर से आ रहे थे, तो जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आ रहा था तो एकदम आतंक बढ़ता जा रहा था। तो हम लोग फिर पैदल ही या ऊंट की सवारी करके, हमको याद है कि हमको ऊंट पर बैठा दिया गया, और ऊंट में कब हम सो गए पता नहीं, तो ऊंट में झोला रहता है बना हुआ, उसमें हम गिर गए। और बाद में उस भीड़ में थोड़ी देर के बाद पहुंचे कि इंदर कहाँ है, तो लोग कहें कि, तो चल रहा था, हमारे हाथ में केतारी थी, हम लिए उसको, साथ साथ भाग रहे थे। अब इधर उधर खोजने लगे तो कहीं मिले नहीं, लोग घबरा गए। तो एक सज्जन था, कहा कि अब चिंता मत, आपका बच्चा है, वो एक ऊंट वाला है, वो उनको बैठा है अपने ऊंट में। तभी लोग आगे पीछे देखे कि ऊंट कहाँ पर है जो जा रहा है, तो देखे कि हम ऊंट की जो जीन जो है उसमें हम गिरे हुए, नींद आ गई, ऊंट चल रहा था। तब इनकी जान में जान आई, इनकी चलिए, तो हमको तो कोई उस समय पता नहीं था, डांट उठ के तुम कहाँ भागे केतारी लेके। लेकिन हम लोग का, हम सोचते हैं कि 2 दिन कुछ पैदल भी चलना पड़ा, कुछ भाड़े पर बसें वगैरह जो मिलती थी वो भी गई, और हम लोग जम्मू पहुंचे लगभग 5-6 दिनों के बाद। और वहाँ हम लोग को 20 दिन रहना पड़ा जम्मू में, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं थी जो आगे चल पाए जम्मू में। तो एक मंदिर में हम लोग को जगह दी गई थी, तो याद आता है कि मंदिर की घंटी बजती थी खाना के समय, तो दौड़ के जाते थे, रोटी पतली पतली रोटियां लेके और खाना फिर। तो लेकिन तब तक अमृतसर में हमारे एक भाई कृपाल जी दिवंगत हो चुके हैं, तो वो अमृतसर में हम लोग का इंतजार कर रहे थे, क्या इधर से काफिला आ रहा है हमारे गांव की तरफ का। तो पता लग गया था कि आ रहे हैं लोग। तो मालगाड़ी से, जम्मू से नहीं, अमृतसर से
अमृतसर तक, ये अमृतसर तक आए थे। जी तो अमृतसर तक एक मालगाड़ी में जम्मू से हम लोग को ले जाया गया और वहां से फिर 1 या 2 दिन रहे जम्मू अमृतसर में। और फिर हमारे पिताजी के चचेरे भाई वो इटावा में आ गए थे, यूपी में, कानपुर के बगल में स्टेशन है काफी बड़ा, जी जी इटावा। तो इटावा हम लोग चले आए और वहाँ लगभग 9 महीने रहे। मुझे याद है कि उन 9 महीनों में महात्मा गांधी की हत्या हुई। जी ओके जी हत्या हुई और हमारी जो उम्र थी, हम इटावा में वहाँ हर चौक पर माइक लगा रहता था न्यूज़ के वगैरह देने के लिए, तो हम घूमते रहते थे। तो अब उसमें सुना हमने कि महात्मा गांधी की अस्थियां आज गुजरेंगी इटावा से, जिनको दर्शन करना हो जी तो वो भी आके कर सकते हैं स्टेशन पर। उस समय तो इतना नहीं मालूम था कि कौन महात्मा है, लेकिन हमको स्टेशन जाने की आदत थी, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी कुछ सामान खरीदते थे उधर से और यहाँ इधर आके बेचते थे बनारस की तरफ में। इसलिए स्टेशन में मेरा भी बहुत ध्यान था, तक सुना कि महात्मा गांधी का नाम तो उसमें बच्चे बच्चे को मालूम था। तो हम स्टेशन पर थे जिस ट्रेन से उनकी अस्थियां ले जा रही थी, ये मुझे याद है। एक चीज वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक कहानी पढ़ी थी शाहनी, और शाहनी को भी इसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं गांव वाले, तुसी ना जाओ, लेकिन मतलब कि छुरा जो है वो हाथ में पीठ के पीछे छुपा हुआ होता है। आपके पिताजी को भी बुलाया गया कि आइए दुकान में सामान बेचिए। ये फितरत, आप पाकिस्तान में थे, बाद में हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान से भी बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान गए उस वक्त। ये फितरत केवल उस तरफ थी या दोनों तरफ थी? दोनों तरफ, दोनों तरफ थी। दोनों तरफ इसलिए कि जो लोगों की जाने गई जी दोनों तरफ से, हिंदू भी मारे गए, हिंदू सिख और मुसलमानों को भी जब देखा कि हो रहा है, इधर से भी लोगों ने काटना शुरू किया था। और कहा तो ये जाता है कि ट्रेन का जवाब ट्रेन से दिया जाता है कि लो, अगर तुमने भेजा है तो ले भी लो। यहाँ तक बातें पहुंची थी, इसलिए जाने बहुत गई। लेकिन उस समय जो इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही थी, मुझे एक चीज समझाएं कि जैसा कि आपने बताया कि दुकान के पास लोग, मतलब दुकान पर कब्जा की नीयत होगी, या सानी के मामले में हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी और उनके जमीन और उनके घर के बारे में ये है। तो इसमें नेशनलिटी जो है, क्योंकि एक नई नेशनलिटी, एक नई आइडेंटिटी दोनों तरफ आ गई थी। नेशनलिटी थी, धर्म संप्रदाय का मामला था, या फिर प्रॉपर्टी पर कब्जा, ये एक मतलब कि थोड़ा ज्यादा माइक्रो हो जाता है, मतलब व्यक्तिगत हो जाता है कहिए तो। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर काम कर रहा था? प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है, धर्म का मामला है, या नेशनलिटी का मामला है? देखिए, जहाँ तक कब्जा करने की बात है तो जो, जैसे हम लोग नौशहरा में रहते थे तो वहाँ 15-20 घर थे सिखों के, तो उन लोग खाली गए तो उन लोग आपस में कब्जा कर लिया कि ये वो कैसे। लेकिन इधर आके कुछ मुआवजा दिया गया था, इनकी जमीनें गई थी, मकान थे, तो इन लोग को एक बिलवा टीकर का है, वो हमारे परिवार को भी मिला था। यहाँ बिलवा टीकर में एक मकान बनेंगे, एक केवल जगह दी गई थी कि आप लोग यहाँ बना लीजिए। तो रिफ्यूजियों के नाते कुछ जहाँ लोग गए थे, और वहाँ भी पाकिस्तान ने अपना अपना दिया होगा, लेकिन मार काट जो हुई वो एक ऐसा था कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। चलिए, आप उसे किसी खांचे में नहीं डालना चाहेंगे। उसके बाद फिर डाल्टनगंज कैसे? इटावा में पहुंचे तब तक हमारे बड़े भाई बलवंत सिंह थे, कृपाल बाबू आए हुए थे, वो हम लोग को इटावा तक ले आए। यहाँ बलवंत सिंह जो थे, उनके बड़े कोई हम लोग के रिश्तेदारी थे, उन लोग हर साल आया करते थे नगर उंटारी और ये सब एरिया में, झारखंड या बिहार के, उस समय तो बिहार था, इस एरिया में उन लोग पैसा का सूद पर देते थे लोगों को, गरीब हरिजन आदिवासी सूद देना, और जब फसल कटे तो ब्याज के साथ उनसे वापस लेना। तो वो यहाँ पर, तो बलवंत सिंह जो बड़े भाई थे, वो उन लोग नगर उंटारी में जब रुके तो जगह अच्छी थी,
तब इन्होंने इटावा में खबर भेजी कि आप लोग चले आइए यहीं पर, और ये जो अच्छा एरिया है और पहले हमारा जान पहचान भी है, हम लोग आते जाते रहे हैं, इसलिए 48 या हम सोचते हैं कि 48 का ही होगा कोई महीना कि हमारा परिवार फिर इटावा से डाल्टन स्टेशन पर उतरा। अब उसके बाद यहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई यहीं से और आपने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में बीआईटी सिंदरी से। अब मैं एक इंजीनियर को अचानक जो देखता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मिंग जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के और राजनीतिक अखाड़े में, ये कैसे, ये ट्रांसफॉर्मिंग कैसे हुई? थोड़ा सा बहुत उलझन भरा है। जी जी। जैसे ही मैंने बीआईटी सिंदरी पास किया है तो मैं लगभग बहुत अच्छे मेरे मार्क्स थे, तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि डू यू लाइक इफ यू आर मेड प्रोफेसर है, तो हमने कहा कि हाँ हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पर लेक्चरर बन जाइए। तो फर्स्ट में हम बीआईटी सिंदरी में पढ़ाना शुरू कर दिए और उसके लगभग 8-9 महीना के बाद मेरी शादी हो गई। हम पढ़ा रहे थे उसमें, तो शादी हुई नहीं थी। डाल्टन में जाए गए, सीधी ट्रेन थी धनबाद की, वहाँ जाकर बगल में बीआईटी सिंदरी था, तो पढ़ाते रहे। अब जब शादी हो गई तो कुछ दिन तो यहाँ रहे डाल्टनगंज में, फिर हम चले गए, अपना काम था वहाँ, लेक्चर बने थे वहाँ, तो क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी, तो भी हम बीच बीच में आ जाते थे। तो हमारे परिवार के लोग कहते थे, मेरे माता पिता कहीं कि नहीं हम अभी बहू को नहीं जाने देंगे। तो हम कितना आवे जाए, और दिल्ली की रहने वाली गांव में डाल्टनगंज उस समय आप समझिए 60 साल पहले क्या हालत होगी यहाँ की, वो कहाँ फंस गई आके दिल्ली की पड़ी हुई। तो हमको भी लगता था कि हम चले जाएं तो अच्छा है, मिल बने। तो इसने हम एक दिन पहले ही गए थे बीआईटी सिंदरी। अब हंसी वाली बात है, अभी वाइफ को जब सुनाते हैं तो मुंह ऐसे कर लेती है। तो इसने टेलीग्राम भेज दिया हमको, आजकल तो टेलीग्राम चलते नहीं है, लिखा कि सीरियसली इल कम सून। और हम अभी एक दिन पहले ही पहुंचे थे, सीरियसली इल, हम भी बीमार तो थी नहीं, कहा कि कम सून। तो हम शाम की ट्रेन पकड़ ली, सियालदह ट्रेन चलती थी, डेरी ऑनसन होकर मैं डाल्टनगंज पहुंच गया। तो सुबह में ट्रेन पहुंची थी यहाँ, तो पिताजी बाहर बैठे हुए थे, कहे कि तुम तो कल तो गए थे, तुम हम भी बहुत बीमार रहे हैं, पत्नी कह रहे कि पत्नी बीमार है। हमारे कल इतना हम बातचीत की है उससे, अभी भी ठीक ठीक हंस उस रही थी। तो हमने कहा कि कार दिखाए उनको, तो तब तक ये हंस रही थी, पीछे केवाड़ी के पीछे होके हंस रही थी। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि शक्ल मोमना दी कम काफरा दे। ये पंजाबी की कहावत है, मुसलमानों में बहुत प्रचलित थी कि शक्ल मोमिना दी, शक्ल तो मोमिन की है और काम काफिर का है। शक्ल से तो कितनी सीधी लगती है, और ये काम कर दिया बिना सीरियसली। तो हमने अपनी पुस्तक में भी लिखा, आपने में पढ़ी है कि नहीं? जी जी, वो एक सिख की आत्मकथा है। हाँ, एक सिख की। तो उसमें मैंने इसको दिया है कि शक्ल मोमिना दी कम काफरा दी। इतनी खतरनाक तो हम नहीं देखे थे। तो फिर बाद में हमने सोचा कि अब चलेगा नहीं, हमारे भाई लोग बोले कितना मिलता है, इतना तो हम लोग नौकर को देते हैं। उस समय जितनी पे थी, सही बात, तो उतनी तो कहीं की छोड़ो, यहीं चले आओ। तो हम कोई प्रोग्राम नहीं, और मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक अपने लेक्चरर दोस्त था, उसको मैंने कहा कि हम छोड़ के चले जाएंगे। तो डायरेक्टर को बता दिया, कहा कि वो नामधारी लड़का जो है वो शायद छोड़ के जाना चाहता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बंगाली था। तो हमको बुलाया, आर यू गोइंग, हैव यू बिकम क्रेजी, यही शब्द है, हैव यू बिकम क्रेजी। तो क्रेजी का तो पागल ही मतलब होता है। तो हमने कहा कि क्या सर, आर यू लिविंग योर सर्विस, यू आर वन ऑफ देम, you got the
जॉब इमीडिएटली आफ्टर पासिंग। हमने कहा नहीं सर, हम नहीं जा रहे हैं। तो मजाक से बोल दिए थे कि जा रहे हैं, लेकिन मन हमारा इधर से फिर दुविधा में पड़े थे। एक दिन मेरा मूड हुआ, हम ट्रेन पकड़ के चले आए। बताइए नहीं, 3 महीना का मेरा तनख्वाह था, वहीं रह गया। तो वो मजाक की बात बताते हैं, लगभग 20 साल पहले हम जब स्पीकर बन के आए यहाँ पर, नहीं उसमें मंत्री थे बिहार में, मंत्री बने थे बिहार में। तो VIT सिंदरी वाले हमको चीफ गेस्ट, उसमें वो भी बिहार था। तो कहे कि आप मुख्य अतिथि बनी। तो हम उस कार्यक्रम में गए, तो हमने हंसी से डायरेक्टर से पूछा कि मेरी 3 महीना की तनख्वाह बाकी है। तो हंसी उसने कहा कि सर आफ्टर 20 ईयर्स वो खत्म हो जाता है। लास्ट किसको तमादी कहा उन्होंने, तो वो खत्म हो जाता है। मैंने हंसी मजाक में, वो तनख्वाह तो 3 महीने की गई, 3 महीने की तनख्वाह गई। लेकिन यहाँ कैसे, हम ये समझना चाह रहे हैं, ये बदलाव कैसे आया? बदलाव ये आया कि जब हम आए तो भाई लोगों ने चला दिया, इतना तो नौकर को हम लोग देते हैं तुमको। लेकिन कहीं की इंजीनियरिंग पास बच्चा प्रोफेसर, उस समय जमाने नेहरू का ऐलान था कि आई डोंट वांट द, मैंने यहाँ के जो मंदिर हैं, पुराने मंदिर मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे मंदिर कारखाने हैं, वहाँ पुजारी वो ये पंडित नहीं होंगे, इंजीनियर होंगे पुजारी। इसलिए हम पहले साहित्य की ओर जाना चाहते थे। लेकिन ये जिसको हम कहें कि मार्क्स देखकर ISC का जहाँ में जाए, हमने कहा कि इंग्लिश ऑनर्स लें कि हिंदी के प्रति मेरा बहुत झुकाव था। मैं कविता बहुत बनाता था बचपन में। तो लोगों ने कहाँ जाए, तो जो जिसको हम कहें कि हम आर्ट्स का, हम फॉर्म भी खरीद लिए थे रांची एक्सप्रेस यहाँ का कॉलेज का। हाँ, लेकिन इतना जो जिसको सुने कहे कि ये लड़का पागल हो गया। अब यहाँ तो जब आए तो भाई लोग, हम तो वही घर में बैठे, हम क्या करें। तो कहें कि तुम तो इंजीनियर होता है कारखाना। तो यहाँ रेड़मा में तेल मिल काफी अच्छा बड़ा बना होता, और उसका जो है ऑनर था वो जान के उसमें झारखंड वो बन गया था, उधर पंजाब हरियाणा में वापस जाना चाहता, तो बेच रहा था। हमारे भाइयों ने कहा चलो कारखाना तो होगा ना, कम से कम इंजीनियर हो तुम, काम कर रहे हैं आदमी, ये कर रहे हैं। तो कारखाना पे हमको बैठा दिए। फिर बगल में एक आरा मशीन था, वो भी खरीद दिया उन लोगों ने। कहा कि तुम देखो इसको, अब तो सब कारखाने हैं ना, सब तो मशीनें लगी हुई। लेकिन हरिलाल लाट थे यहाँ पर, काफी नामी वकील थे इनकम टैक्स के। तो उनको हम जब खाता दिखाने गए कि सिर्फ पेश करना है, तो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। कहा कि फारसी पढ़ा हुआ आदमी तेल बेच रहा है, तो लाजो लगे बहुत। और उसमें भी ये नहीं बताया कि मैंने भैया इंजीनियर तो हूँ, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मसला है। तो वो सुनने पर भी बैठे सोचने लगे, बड़ा ताना की तरह लगे। लेकिन हमको इसी बीच शहर के कुछ गणमान्य लोग थे, उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा लड़का। तब तक बीच में एक छोटा सी घटना घटी, 1967 में यहाँ एक अकाल पड़ गया। वो जीवन में हमारे एक टर्निंग पॉइंट हुआ। हुआ क्या कि ऐसे ही मैं रोटरी क्लब के मेंबर हमको लोग बना लिए। एक तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा इलाका है जैसा एक भी महिला कॉलेज नहीं है। उसमें नया खुला था GLA कॉलेज। ये बात मैं 65-66 की बता रहा हूँ। तो चूंकि हमारा परिवार काफी व्यापार में आगे निकल गया था, तो जैसे ही गए रोटरी क्लब में, तो हमारा भाषण भी हुआ, तो लोग बहुत खुश हुए, कहें कि आपका परिवार तो काफी यहाँ पर अच्छा धनाढ़ है, एक महिला कॉलेज खोला जाए यहाँ। और उसी बीच में अकाल पड़ गया। तो कुछ जो लोग भूखे हैं, गाय भैंस के लिए चारा नहीं है, तो ये कुछ होना चाहिए। तो हमारे बड़े भाइयों से हमने कहा कि भाई देखिए, रोटरी क्लब में ये बातें सब उठी हैं, तो हमारी बहुत अच्छी कमाई थी यहाँ पर। तो भाइयों ने कहा कि पिताजी का देहांत हुआ था एक आध साल पहले, तो भाई लोग बोले कि नहीं, हम लोग अपने पिताजी के नाम पर
अगर कॉलेज आप सरकार जमीन दे दे तो हम कॉलेज बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमने जीएल जब अगली मीटिंग शनिवार को मीटिंग होती थी, तो मैंने कहा कि भाई हमारे परिवार के लोग तैयार हैं पिताजी के नाम पर, अगर आप लोग महिला कॉलेज खोलना चाहते हैं, लेकिन जमीन आपको देनी पड़ेगी। तो उसमें यहाँ महेंद्र सिंह नाम का एक आदिवासी नया IAS आया था, डिप्टी कमिश्नर बनकर, वो भी मेंबर था इसका कप और रोटरी क्लब का। तो जैसे ही उठी तो लोगों ने कहा कि अब चर्चा हुई कहीं कि शहर के अंदर एक एरिया है, DC के बंगले के बगल में बहुत जमीन पड़ी हुई है, तो भी नया था। कहा कि ठीक है, आई विल रिकमेंड, गवर्नमेंट को लिखेंगे पटना में आपको जमीन करेंगे। तो हमारे परिवार की तरफ से घोषणा होगी, लेकिन तब तक कॉलेज शुरू कर दिया। हम लोग की नई बिल्डिंग बनी थी बाजार में, ऊपर खाली था पूरा, कहेंगे नहीं तब तक आप बिल्डिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, इधर से जाएगा फिर पटना में उस पर कोई देरी होगी। विश्व नारायण सिंह यहाँ के MLA भी थे, मंत्री भी केंद्र में बने, उस समय जपला के वो थे, वो बहुत मदद किए, क्योंकि यहाँ से जब DC का रिकमेंडेशन चला गया कि इतनी जमीन महिला कॉलेज के लिए दे दीजिए, हम बहुत जरूरी है, तो जाके बैठ के, उसमें हम तो थे नहीं, वह एकदम उनके सामने छोटे थे, तो हमको लगता है 4-5 बार, और एक यहाँ पर जैन थे सुरेश परिवार के, तो वो भी अपनी कार से जाते, तो वहाँ से जमीन मिल गई, इधर से बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो गया। उधर से अकाल के लिए हम लोगों ने परिवार में सोचा कि राशन कार्ड बना के जो गरीब हैं वो फ्री चावल, सस्ता फ्री चावल मंगाया, कई वैगन हरियाणा से, और भूसा जिसको हो इस सस्ते दाम पर आके ले जा सकता है। तो गांव में भी, यहाँ तक कि एक वकील थे बंगाली, यहाँ वो भी चावल के लिए दे दिए, तो उनके पिताजी बहुत डांटे, कहे कि तुम वकील हो, तुम काहे के लिए दे रहे। तो दो चीजें एक साथ हो गई, उधर से कॉलेज का हो गया, इधर से मैं प्रकृति की तरह ले जाती है। क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि कैसे आ गए। हाँ जी, राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति में और मशहूरी हो गई। अरे भाई, इस परिवार में तो देखो हजारों लोगों को अनाज दिया, पशुओं के लिए चारा दिया, और इधर कॉलेज खुल गया लड़कियों के लिए। और उसी बीच में यहाँ क्या नाम कहते हैं, कपड़े का काम था, उसमें धर्मादा लगता था, जो गौशाला का, तो हमारे भी मतलब CSR जिसको आप तो हमारे बड़े भाई कृपाल बाबू को, तो उन्होंने उसका अध्यक्ष बना रखा था गौशाला का, और जितनी कपड़े की दुकानें थी सब में 1% कपड़े पर वो गोदाना दिया जाता था, और लाखों रुपया उस समय जमाने में भी गौशाला पे दिया जाता था। तो गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर हर साल मेला लगता था जी। और जब मेला लगा तो हमारे बड़े भाई कृपाल सिंह ने कहा, चलो तुम तो भाषण उषण देते हो, रोटरी क्लब में भी जाके, और टीचर प्रोफेसर, अपने बाप हम लोग गौ रक्षा की बात करेंगे, तो ये तो इतना बड़ा इस समुदाय ने कुर्बानी की हुई है। और नया भारतीय जनसंघ बना था जी। और उनकी टीम आने वाली थी, 1967 का चुनाव होने वाला था, उसके लिए चुनाव का सिलेक्शन करने के लिए कौन कैंडिडेट हो। जी जी। अब जब यही सब जो आपका परिस्थितियां कैसे बनती हैं, परिस्थितियां बन रही थी, आपको तैयार कर रही थी। मैं सोचता हूँ कि है दास परिस्थितियों का नर चलना इसके अनुसार। कोई सोचे कि मैं बड़ा समझदार हूँ, है दास परिस्थितियों का नर। अब मुझे पता लगा कि परिस्थितियां इसी को होनहार कहते हैं, ले जाती हैं खींच। गोपाष्टमी के एक भाषण ने बना दिया आपको। और हो क्या कि यहाँ के कई वकील, बड़े बड़े लोग भी सब तैयार थे कि जनसंघ जो है सो ये हिंदुओं का सब यह संगठन है, और पढ़े लिखे नए जा रहे हैं। अब जो RSS के लोग सुने थे, उन लोगों ने शुरू किया कि कोई नहीं लड़ेगा, वो लड़का सरदार लड़ेगा। बाप रे बाप, भाषण दिया है कि उसके अपने बड़े भाई एकदम बोलने लगे। तब वो टाइम आ गया, टीम आ गई पटना से,
और इंटरव्यू हुआ कई लोगों का, 1 दर्जन भर लोग थे, हमारा भी हुआ। घर में हमें बताइबो नहीं किया था, ऐसी बात है। और उन्होंने कहा कि वो जो सरदार लड़का है, जाके वहाँ पर रिकमेंड कर दिया है पटना में, उसी को टिकट दी है। तो पहली बार चुनाव 67 में लड़े, 60 नहीं, हाँ 67 में जी। 67 में चुनाव मैं लड़ गया। मैं सेकंड हुआ। पूरन चंद बहुत नामी जी जी यहाँ पर कई बार बड़े विधायक, समाजवादी नेताओं में समाजवादी नेता थे, अच्छा। वो पुराना था, जी जी चलता था पूरन पैदल, जनता पैदल, एकदम नाम चलता था। लेकिन मैं सेकंड हूँ। और थर्ड यहाँ के चेयरमैन हुए, बहुत नामी आदमी, और यहाँ चेयरमैन थे उस समय। जी और हम एक लड़का, तो हमको याद है, नरू सिंह नाम था उनका, राजपूत थे। तो चुनाव के बाद हमको एक दिन कचहरी में, वकील भी थे, तो जा रहे थे और हम भी जा रहे थे कि सुनो 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 सुनो। हम कहते कि तू क्या जादू हुए हो, ऐसे बोल। हम उनके बेटे के समान थे, बुजुर्ग आदमी था, ऐसे ही कहता है क्या जादू किए हो जी, राजपूत आधा बट गया, क्या तुम जादू किए। और अब जादू तो अब चलना शुरू हो रहा था। इंदर सिंह नामधारी का 80 में पहली बार चुनाव जीते, बिहार विधानसभा पहुंचे। अब फिलहाल मुझे इजाजत लेनी होगी और अगले अंक में आप फिर देखेंगे कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का राजनीति में प्रवेश होता है। एक इंजीनियर से राजनेता तक का सफर तो शायद आसान रहा होगा, लेकिन उसके बाद एक मंत्री और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, फिर सांसद, और वहां भी पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर लोकसभा में भी कार्यवाही का संचालन, इन तमाम जिम्मेवारियों को निभाते हुए जो अनुभूतियां बटोरी हैं इंदर सिंह नामधारी जी ने, अब उनसे उन पर जो है रोशनी डालेंगे नामधारी जी, और ये बातचीत अब आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अगले अंक में फिर मिलते हैं, बात करते हैं दिल से दिल तक इंदर सिंह नामधारी सिंह जी से।